नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के 11 जवान ढेर हुए हैं, जबकि 78 जवान जख्मी हैं। इतना ही नहीं, भारत ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि भारत की ओर से आंख उठाने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान की परमाणु बम वाली गीदड़ भपकी को भी भारत ने बेहद ही तल्ख और सख्त अंदाज में समझा दिया है, और ये जरूरी भी था क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फिर से परमाणु बम वाली खोखली धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत सैन्य कदम उठाता है तो पाकिस्तान उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाएगा। शायद इसी को कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर स्ट्राइक की, 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, आतंक के 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए और 11 एयरबेस तबाह कर दिए। फिर भी ख्वाजा आसिफ भारत के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की हसरत लिए बैठे हैं। इधर भारत ने सीमा पार और सरहद के भीतर दोनों ही मोर्चों पर आतंकियों की नाकेबंदी कर रखी है। इससे दहशतगर्दों में बौखलाहट है और खलबली भी मची हुई है। थोड़ी देर पहले शोपियां में भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान ने 5 दिन बाद क्यों कबूल किया कि 11 जवानों की मौत हुई है? क्या हाफिज और मसूद के दबाव में थी शहबाज की सरकार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के हमले से डरे जनरल मुनीर अब शहबाज का कराएंगे तख्ता पलट? क्योंकि 1999 में ठीक ऐसा ही हुआ था। करगिल वॉर के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तब नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। पैनल का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज की डिबेट में हमारे साथ कौन कौन से गणमान्य मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच को आप देख रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। दीपक वोरा पूर्व राजनायक का हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। राजकिशोर तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इस डिबेट को शुरू करूं, अपने पैनलिस्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बड़ी खबर है, सीसीएस की अहम बैठक कल होगी। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक कल होना तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीसीएस की ये पहली बैठक होगी। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक की जाएगी। चलिए अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। जफर इस्लाम साहब, पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा मैसेज दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ही हमने उसके 3 आतंकी ढेर किए हैं। जिस तरीके से शोपियां में हमारे सुरक्षा वालों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। हम जानते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा होता है। यानी कि अब मॉनिटरिंग को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और पाकिस्तान जिसके ऊपर हम कतई भरोसा नहीं कर सकते, ये तय है कि वो कोई ना कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगा। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान किस तरीके का आतंकवाद करेगा और हम उससे कैसे निपटेंगे। हालांकि हमने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह का आतंकवाद युद्ध माना जाएगा। देखिए मुस्कान साहब, अब स्पेकुलेशन के लिए कोई जगह भी नहीं, कोई हेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल साफ मैसेज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश को संबोधन किया था, उनका संबोधन हुआ था, और संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ग्लोबल कम्युनिटी को उन्होंने मैसेज दिया कि आतंकवाद के मामले में भारत न किसी को सुनेगा और न किसी को से चर्चा करेगा। आतंकवाद के मामले में हम बिल्कुल सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे और किसी से इसके बारे में चर्चा करने की हमें ज़रूरत है। उनको आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ना है तो लड़ेंगे, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हमें इस पर किसी की चर्चा नहीं सुनेंगे। पहला, ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत डायरेक्ट मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान को जी कि आंख उठाया तो आंख भी नोच ली जाएगी, और अगर आतंकवाद फिर से किया, कहीं भी सर्वेलेंस चल रहा है, उनको पूरी तरह से सर्वेलेंस पे है पाकिस्तान, उसको युद्ध माना जाएगा और फौरन उस पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब जो पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले ही उसकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बिखर से चुकी है। तीसरी बात जो देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गिदड़ भपकी देते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो
जो बहुत सारे जो असलहा है उस तरह से एक्सपोज हो जाएगा। इवन जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करते हैं उस पर भी एक्सपोज हो गया, और भारत ने उस चीज़ को भी उड़ा के दिखाया कि उसके एयरबेस पे जहाँ से वो कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये गिदड़ भपकी उनकी अब नहीं चलेगी। इस तरह से पाकिस्तान पूरे तौर से एक्सपोज हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता से कहा कि हम एक साथ जब खड़े होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आतंकवाद और दुश्मनों को सही से सजा देने में, प्यूनिटिव एक्शन लेने में आसानी भी होती है। तो आज और फिर से आज जो दोहराया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बधाई देते, शाबाशी देते हुए हमारे जवानों को, एयरफोर्स को और हमारे जवानों को फिर से एक बार दोहराया कि आतंकवाद के मामले में हम पहले से भी ज़्यादा सख्त हैं और उससे भी ज़्यादा कठिन कार्रवाई करेंगे। तो आज देखिए पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया है। तीन चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई पूरी दुनिया को कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है। भारत किसी की नहीं सुनेगा, आतंकवाद पे कार्रवाई करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि भारत के जो सेल्फ रिलायंट का जो अप्रोच था आदरणीय प्रधानमंत्री का डे वन से, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस सेक्टर में, जिस तरह से हमारे मेड इन इंडिया के जितने भी चीज़ को इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही सटीक रहा, और उससे भारत का ये डिफेंस मार्केट भी बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देखेगी कि हमारे यहाँ से राफेल जैसे जहाज़ और S-400 जैसा जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है तैयार होगा, और उससे भी बेहतर से तैयार होगा। लेकिन तकनीकी मामले में भारत बहुत आगे है, और उसका सही प्रयोग होगा तो भारत दुनिया में एक डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा देश बन के उभरेगा। ये भी इस 3 दिन की कार्रवाई से ये भी जाहिर हो गया कि भारत में बने हुए जो डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है या डिफेंस की चीज़ें हैं वो बहुत सटीक हुए, और उससे हमारा जो है आगे इस डिफेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तरक्की होगी। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मैं लौटूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। शंकर प्रसाद जी, हमने देखा कि जिस हमारे एयरबेस को तबाह करने की बात पाकिस्तान ने की थी, उस आदमपुर एयरबेस पर आज प्रधानमंत्री गए हैं, अपने जवानों से मिलकर आए हैं। हमने दुनिया को बता दिया कि हमारा वो एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। हम पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर चुके हैं, हम पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर चुके हैं। अभी अभी हमने जफर इस्लाम साहब को सुना कि किस तरीके से हमारी ब्रह्मोस ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान विक्ट्री परेड निकाल रहा है। क्या पोर्ट्रे करना चाहता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि हर दफ़ा उसकी हार होने के बाद वो इसी प्रकार की हरकतें करती है। आपको एक शायद डायलॉग आपने देखा होगा, कल प्रेस में बहुत निकल रहा था कि एक लक्ष्य फिल्म का डायलॉग निकला था, और एक सूबेदार मेजर साहब कैप्टन साहब से कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हार के बाद दोबारा एक दफ़ा लौट के आते हैं। तो लौट के आने की तैयारी भी कर रहे होंगे, और शायद इस तरीके से अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ये अपना परेड करेंगे, बयानबाजी करेंगे और किस्म की बातें करेंगे। देखिए, इस समय हमें बड़ी मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, हम बड़ी संयम से काम हो रहा है। आपने देख लिया कि किस प्रकार से उनके ऊपर हमने डैमेज किया, और आज प्रधानमंत्री ने न केवल जाके ये प्रूव कर दिया कि आदमपुर में कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने जाके अपनी जो सहानुभूति थी, अपना जो अप्रिसिएशन था, वो ट्रुप्स को कन्वे कराया, न केवल आदमपुर में बट पूरे फ्रंट लाइन में जहाँ पर भी था। अब देखने की बात यह है कि हमारी समझ में एक ज़रूरी बात आ जानी चाहिए कि जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये समाप्त नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, सिर्फ इसमें सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर का मतलब है कि फ़िलहाल इसमें गोलाबारी नहीं होगी। सीज़ फायर पाकिस्तान भी तोड़ सकता है, उसने तोड़ के आपको पहली दफ़ा भी दिखा दिया, और सुनने में आया था कल रात को भी 2-4 ड्रोन इधर उधर भेजने की कोशिश की थी, और हमने ये साबित कर दिया कि अगर आप इस प्रकार का करेंगे तो सीज़ फायर हम भी तोड़ सकते हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही के पास ये हक है सीज़ फायर तोड़ने का, हमारे पास भी हक है। और दूसरी बात इससे साबित हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, वाटर एंड ब्लड आपने सुना होगा कल, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी आज बिल्कुल मुकम्मल वहीं पर वहीं खड़ी है, जो पहले दिन से अनाउंस हुआ था और जो कल या परसों थी, और आज भी और कंटिन्यू रहेगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, द वॉर हैज़ नॉट फिनिश्ड, वी आर रेडी। ऑल व्हाट हैज़ हैपेंड इज देव गॉट अ पॉज, उनका पॉज हो गया, हमारा पॉज हो गया। इस पॉज में हम जो बात, वो तो परेड निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें कल आपने खुद ही अभी दिखा रहे हैं अपने टीवी में, कल एक CCS की मीटिंग है। उस CCS की मीटिंग में क्या होने वाला है?
उस सीसीए की मीटिंग में हमेशा मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद हम एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति बताता है कि जी मेरे इलाके में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान में क्या हुआ, इसमें क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, क्या कम हुआ, क्या ज़्यादा हुआ। सो इट इज़ अ स्टॉक टेकिंग मीटिंग, इसको कहते हैं आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट सब अपनी पेश करेंगे प्रधानमंत्री के सामने सीसीएस में, और जो जो शॉर्टफॉल्स मिले होंगे, हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ तो शॉर्टफॉल होता ही है, तो कुछ जो शॉर्टफॉल्स हुए होंगे, जो कमजोरी हुई होगी, उस पर डिस्कशन होगा, उसको दूर किया जाएगा। और जितना एमिनेशन, बहुत एमिनेशन एक्सपेंड हुआ है पूरे फ्रंट लाइन में, उसकी रिप्लेनिशमेंट किस प्रकार से हो रही है, सब इंडिजिनस एमिनेशन है और उसकी रिप्लेनिशमेंट की बातचीत चल रही है। वी गॉट टू बी रेडी। जिस तरह से फर्स्ट डे में हम रेडी थे, उसी तरीके से हमको आज भी रेडी रहना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भारत में एक जो मोराल है पूरी कंट्री का, सबसे बड़ी बात ये कहाँ से साबित हो रही है, ये आप कश्मीर में देखिए कितने आतंकवादी पकड़े गए। ये इससे पहले क्यों नहीं पकड़े गए? इससे पहले इस बारे नहीं पकड़े गए कि उनको लोग लोकल्स पनाह देते थे। जब उन्होंने ये देखा तो ये तो टेररिस्ट ने हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, तो जहाँ जहाँ भी ये छुप कर बैठे थे उनको अब ये सामने पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने यूपी का भी कुछ दिखा रहे थे अभी आप कि यूपी में भी कुछ, सो पूरी जगह जितने इनके सपोर्टर्स थे, जितने इनके ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, वो आज सामने आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि भैया ये तो बड़ा परेशानी का काम खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारी सारी दुनिया को, देश को बर्बाद करने के तो ऑटोमेटिकली जो आपने जहाँ मैं समझ गया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। दीपक बोरा जी, सवाल यह है कि यहाँ 2-3 कड़ियों को अगर जोड़ते हैं तो उसके मायने आपसे समझने का मन करता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने बीच में पढ़ करके 2 देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई, मैं उनके बयान का रेफरेंस ले रहा हूं। हालांकि मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अब तक ट्रंप के ट्वीट या उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। लेकिन कल रात को 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी की परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं और परमाणु धमकी सहन नहीं की जाएगी। इधर खबर यह भी है कि जिस तरीके से रावलपिंडी के किराना हिल्स पर हमने उसकी जो अड्डा था, जो परमाणु अड्डा था, ब्रह्मोस ने उसको भी डिस्ट्रॉय किया है, वहां पर भी वो टच हुआ है। सवाल यह है कि परमाणु की क्या भूमिका है? पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकी भी देता आया है। हमने सुना था मरियम नवाज भी धमकी दे रही थी, उनके रक्षा मंत्री भी समय समय पर धमकी देते आ रहे हैं। ये इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में परमाणु बम, परमाणु हमले की आप क्या आशंका देखते हैं और कैसे इसको समअप करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूं कि आपके साथ स्टूडियो में नहीं आ पाया, क्योंकि आपका तो सर फ्रेश चैनल है एंड यू माय बैड लक सर। मैं आपके साथ खड़ा होकर आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर अभी सारे जनरल साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। जनरल शंकर प्रसाद को मैंने अभी सुना, ही इज ब्रिलियंट सर। इसमें 1998 के बाद जब वो एक आधा उन्होंने पटाखा बना दिया था, सोचने लगे कि अब दुनिया में हमें कोई छू नहीं सकता। मैं आपको ये बता देता हूँ, डिप्लोमेसी में भी हम लोग कभी भी कुछ करना चाहते थे उनके अगेंस्ट, तो हमेशा इस बात का सोचते थे कि उसके पास एटम बॉम्ब है और वो गधा पता नहीं क्या से क्या कर देगा। तो दिस वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड। अब वो जो भ्रम था वो दूर हो गया है और मेरा मानना है कि आतंकिस्तान को भी ये खबर चलेगी। अभी मैं आपको कुछ पढ़ के एक मैसेज सुनाऊंगा, मेरे ग्रुप से आया। लेकिन एक आपसे अनुरोध है सर, 20-20 लाख का आपने सरकार ने इनाम रखा हुआ है इन 3 आतंकियों पर, तो आप 1 करोड़ का कर दीजिए, तो जनरल शंकर प्रसाद और मैं जाके पिंजड़े वाली मुनरिया को भी ले आते हैं वहां से। उसमें कौन सी बड़ी बात, आपस में बांट लेंगे। वो तो डर के किसी बंकर में बैठा हुआ है, यहाँ देश छोड़ के भाग गया। मेरे पास एक मैसेज आया सर, अभी आप बात कर रहे थे जो किराने वाले हैं और जगाई वाले हैं। मैसेज मेरे पास हमारा एक ग्रुप है, उसमें एक इजरायली जनरल साहब, आई लाइक योर कमेंट। इजरायली IDF के एक रिटायर्ड जनरल हैं, अब अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा हमारे ग्रुप में। सो ही आस्क्ड मी, ही सेड, अम्बेसडर दीपक, जो हम 40 साल पहले नहीं कर पाए थे, ही वाज रेफरिंग टू, बातचीत चली थी कि इजराइल और भारत और अमेरिका इकट्ठे होकर कहूटा को बॉम्ब करेंगे, तो कहा जो हम 40 साल पहले नहीं कर पाए थे, हैव वी डन इट नाउ? अब मुझे पता नहीं कि मैं, वो मुझसे पुष्टि मांग रहा था या क्या कह रहा था। मैंने उससे यही पूछा कि यू टेल मी, हैव वी डन इट और नॉट? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना सर, जहां पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे थे, वो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन कहूटा में उनके रिएक्टर्स है। और ये जो बोरॉन कार्बाइड लाया जा रहा है इजिप्ट से, जो नील नदी के इर्द गिर्द पाया जाता है, रेता लाया जा रहा है सर, ये चेरनोबिल में और फुकुशिमा तो हाल ही में हुआ था, इसका प्रयोग किया जाता है। ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, ये कूल करता है रिएक्टर के कोर को। अब इतनी मात्रा में ये लाए जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या हुआ, आई डोंट नो।
ये तो केवल एक इजरायली ने बताया है। अगर कर दिया है हमने, देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई सल्यूट यू। मैं आपको 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से सल्यूट करता हूं कि ये जो भ्रम था ना इनका, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अब सर आपको पता, आप जो आपने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले तक तो सब वो मरियम नवाज और वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, और वो राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री जो वहां का है, वो सब कहते रहते न्यूक्लियर वेपन। सर पिछले 72 घंटे में किसी ने बात नहीं की है। क्या हो गया सर? उनको लगता है कि कुछ हो गया है कि हमारी न्यूक्लियर वेपन्स अब खत्म हो गए? आई डोंट नो, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट बेसिकली इसका एक जो पीएम ने कहा है सर, इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस बता देता हूँ। 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, वहां के एक रक्षा मंत्री ने मुझे मैसेज किया था, कहने लगे कि मिस्टर एम्बेसडर ये ब्रह्मोस क्या चीज है। यानी वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। अच्छा। हमने अपनी काबिलियत उनको दिखा दी है। चीन के हथियार कोई नहीं खरीदेगा सर, उसके पटाखे हैं, हमारे तो रियल वेपन्स हैं। लोगों को पता लग जाए, ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है जब आपके हथियार दुनिया में बिकने लगते हैं। 500 बिलियन, $500 ट्रिलियन का व्यापार होता है पूरी दुनिया में वेपन्स का। अब हम लोग भी बहुत तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली सर आपके चैनल पर देख के जब योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे थे ब्रह्मोस की जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी का, तो एक साधु के वेशभूषा में उन्होंने ब्रह्मोस उनके पीछे था, हाथ रखा था। सर फिर से मुझे इतनी खुशी हुई कि सभ्यता में हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। अब उन गधों को, सॉरी जो भी है पागल जो है उस तरफ, अगर उनको ये समझ आ जाए शायद कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन अब हमें कोई रोक नहीं सकता। जनरल साहिबान, आप लोगों को एज एन ऑर्डिनरी इंडियन कह देता हूं, मैं भारतीय इसलिए नहीं हूं कि मैं भारत में बसता हूं, मैं भारतीय इसलिए हूं कि भारत मुझ में बसता है सर, और कुछ नहीं कहूंगा। जी कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब, सवाल यह है कि अगर हमने उसकी किसी ऐसी ठिकाने को ध्वस्त किया है जहां पर उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए थे, तो फिर आवाज़ ये भी है कि हमने सांप को अधमरा करके छोड़ दिया है और वो पलट करके वार करेगा। अभी तो हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो, अभी तो वो बताने में हिचकिचा रहा है कि उसका कितना नुकसान हुआ है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह का कोई पलटवार करने की स्थिति में है? देखिए अनुराग, जहाँ तक ये सवाल है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिट हुई हैं, ये एक कंजक्चर है, स्पेकुलेशन है, क्योंकि इस पर किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ। लोग इस पर कयास जरूर लगा रहे हैं। आपका कहना सही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी है कि एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम नहीं हिट करेंगे, और हर 1 जनवरी को हम एक दूसरे की लिस्ट को साझा करते हैं। और ये ट्रीटी कम से कम 31 सालों से इन्फोर्स्ड है। तो ये एक ट्रीटी है जो कि वाकई इन्फोर्स्ड है। हो सकता है कि पाकिस्तान ने उस लिस्ट में ये जगह नहीं दिखाई हो जहां पर ये हमारे ब्रह्मोस या स्कैल्प पहुंच गए। तो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिस्ट हम दोनों साझा करते हैं 1 जनवरी को, और कुछ हम करें चाहे ना करें, लेकिन दोनों देशों के बीच में लिस्ट का आदान प्रदान होता है। ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, बी इन्फॉर्म्ड कि इसको आप छुएंगे नहीं। तो भारत, मैं नहीं समझता कि उस लिस्ट के अंदर मेंशन्ड किसी फैसिलिटी को अटैक करेगा, क्योंकि वो क्लियर वायलेशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर पाकिस्तान ने चालाकी से कहीं और भी न्यूक्लियर वेपन्स छिपाए थे और वहाँ अगर हमारा मिसाइल पहुँच गया है, तो दैट इज़ देयर बैड लक। अब बात है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर बेशक अभी पॉज में है, पाकिस्तान आपके ऊपर एक बार फिर आएगा। अपनी सर्विलेंस को आप नीचे ना करें, अपना गार्ड डाउन ना करें। पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंस का मामला है, और पाकिस्तान एज ए कंट्री एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, पॉलिटिकल लीडरशिप और तंजीमें, टेररिस्ट तंजीमें, इन तीनों के एग्जिस्टेंस का आज मामला है कि अगर वो भारत के खिलाफ खड़े होकर शेखी नहीं बघाड़ते हैं तो हो सकता है कि आने वाले सालों में इररिलेवेंट हो जाएं। पाकिस्तान की जनता समझ जाए कि ये सारे
पुतले थे, रावण के पुतले जो दशहरे में हम फूंकते हैं, इनमें कोई दम नहीं था। तो सिचुएशन पाकिस्तान की यह है कि यहाँ से पाकिस्तान किधर जाएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी, मैं इस सवाल का जवाब आप ही से पूछ लेता हूं कि अब यहां से पाकिस्तान कहां जाएगा? देखो अनुराग, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है, इसमें सच्चाई है। क्योंकि देखो हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश, वहाँ जो असली पावर है वो इस्लामाबाद नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती। तो इसका मतलब फौज ही सारे एक्शन लेती है। अब जो भी ये 4 दिन की मुठभेड़ हुई, शहबाज शरीफ तो एक फेस थे, असली जो भी डिसीजन लिए हैं मिलिट्री डिसीजन, वो जनरल आसिम मुनीर ने लिए। और ये भी सच्चाई है कि हमने उनको एक्सपोज कर दिया। और 4 दिन के अंदर हमने क्या किया, हमने उनका एक प्रकार से जितना भी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंक्लूडिंग जो उनके 3 हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, मुरीदका में, भावलपुर में और सियालकोट में, उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब उसने पलटवार किया और उसको हमने नकारा कर दिया, क्योंकि हमारा जो एक प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ही सक्रिय था। उसके बाद जब हमने उसकी 11 फ्रंट लाइन एयर बेसिस को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, जिसके अंदर अभी सरगोदा भी है, जहां पर किराना के बारे में बात हो रही है कि हो सकता है उसकी न्यूक्लियर साइट में भी कोई डैमेज हो, जिसका भारत ने कुछ नहीं बोला। मगर यह सच्चाई है, हमने इतना नुकसान किया है कि उसको 2 से 3 महीने लग सकते हैं फुल्ली ऑपरेशनलाइज होने के लिए। अब हमने 3-4 चीजें इस युद्ध जो 3-4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट उसके तहत बताया। एक तो हमने इसका न्यूक्लियर बोगी को एक्सपोज कर दिया है। देखो बार बार पाकिस्तान इस चीज की दुहाई देता है कि हमने ये न्यूक्लियर हथियार एक वार ट्रॉफी नहीं रखे, हम इसका इस्तेमाल। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई ऐसी बात जी अभी किसी का। हाँ वही मैं ये कह रहा हूं, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका भारत ने कुछ नहीं बोला ना। हमने जब पूछा गया था हमारे एयरफोर्स के डीजी से, तो उसने बोला ये तो न्यूज़ पता जो भी है नहीं। आप ही दे रहे। हाँ हमें नहीं मालूम, और मुझे नहीं लगता हमारा कोई इससे लेना देना है। कुछ एक और बातें हैं कि 4 चीजें बहुत हमने इंपॉर्टेंट चीज, एक तो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो पाकिस्तान करता था उसको हमने एक्सपोज कर दिया। वो बार बार ये कहता था कि ये न्यूक्लियर हथियार हमने वार ट्रॉफी नहीं रखी हुई, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो हमने ये बताया है कि न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर आप न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सेकंड क्रेडिबल फैसिलिटी है। ठीक है, हम इस एस्पेक्ट पे और बात करूंगा मैं, क्योंकि कल इसरो की तरफ से भी बयान आया था, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जिस एयरबेस को पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा किया था, पंजाब का आदमपुर एयरबेस, वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचे और वहां वायुसेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार ये सुन लेते हैं, फिर राजकिशोर जी का मैं रुख करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। राजकिशोर जी, जिस तरीके से बुद्ध, लेकिन हम नहीं भूलेंगे युद्ध, अगर दुश्मन ने हथियार उठाया तो हम शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। जैसा कहा गया कि हम केवल शास्त्रों की नहीं, वोरा साहब ने कहा, हम शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। जिस जिस मोर्चे पर पाकिस्तान को पस्त किया गया है, उसमें जो सबसे मारक हथियार है उसका चर्चा सबसे कम हो रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना आकलन उस पर रखें। सिंधु जल समझौता स्थगित कर देना, ये एक इतना बड़ा हथियार है जो पाकिस्तान को धीरे धीरे मारेगा और लंबे समय तक मारेगा।
बिल्कुल अनुराग जी, दरअसल जब अभी प्रधानमंत्री को हम लोग सुन रहे थे तो उसमें आदमपुर एयरबेस पे जाके पहले तो उन्होंने पाकिस्तानी जो प्रोपोगेंडा था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और बताया था उन्होंने कि S-400 उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। तो उनके पीछे तस्वीर में वो भी मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ रही है। और बाकी आदमपुर एयरबेस पे जो तस्वीरें थी, जो बोले वहाँ पर बोले, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अब हम पर हमले का मतलब है कि विनाश या महाविनाश। और इसके साथ में एक बात और कहा कि आतंकवादी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर चैन से छिप नहीं सकते हैं। मतलब यह है कि 1 इंच जमीन हमारी पहुंच में है और ये हमने करके दिखा भी दिया। अब बात आई सिंधु जल समझौते की, पर यहां एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी बहुत चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान क्या कर सकता। दरअसल पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास है, ये सब जानते, लेकिन सेना में भी सत्ता अब किसके पास जा रही, किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वो जो कबीलाई युग है उसमें जिस तरीके से तमाम गिरोह चलते हैं, झुंड चलते हैं, अब उन झुंडों में उस रेवड़ में कौन आज की तारीख में ज्यादा शक्तिशाली है और कौन क्या करने जा रहा है, ये उनके यहां भी पूरी तरीके से नहीं पता होता। भारत की तरह एक अनुशासित आर्मी तो है नहीं कि एक कमांड पे चलती चली जा रही है। भारत एक मुल्क है, एक देश है जिसके अपने सिद्धांत है। वो तो पाकिस्तान फेल्ड स्टेट तो है ही, वो पूरी तरीके से एक खत्म होते हुई, और जो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो कुछ चंद बुझते हुए बासी चिराग, उस तरफ जा रहा। आपने जो सिंधु जल समझौते की बात की, ये देखिए कुल मिलाकर एक ऐसी बात है कि अब आने वाले समय में 2 महीने बाद वहां पर धान की बुआई शुरू होने वाली है। अभी पानी आ रहा है, जा रहा है, इधर हमारी तैयारियां चल रही। मैं जानता हूं यहाँ पर जो जल संसाधन मंत्री जो हैं यहाँ पर CR पाटिल और तमाम जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो सब करके जो कर सकते हैं कर रहे हैं जी। आप एक बात ध्यान रखिए अनुराग जी, पानी वहां पर हम गाद हटाते थे ना, जो स्टिल्ट हटाते थे, वो तक नहीं हटाने दी जाती थी कि वही प्रवाह कम ना हो जाए। अब हम उसको मोड़ रहे हैं, अक्सर छोड़ रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि पानी हमारे पास निर्बाध रूप से आ रहा है, लेकिन जिनकी आंखों का पानी मर गया हो, जो खून बहाने में यकीन रखते हो, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रजा को भी कुछ कष्ट भोगने पड़ेंगे। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये धीरे धीरे नहीं, इसका तत्काल आपको असर दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ ही एक चर्चा चल रही थी परमाणु संयंत्र को लेकर, बड़ा अच्छा वो जो उन्होंने कहा ना कि मुझे तो पता ही नहीं था। अभी राठौर साहब ने बिल्कुल सही कहा, कर्नल साहब ने, कि कैसे अगर उन्होंने लिस्ट नहीं दी है और अगर वहां पर उन्होंने वो परमाणु कुछ रखे हुए हैं तो हमारे पास तो जानकारी नहीं। उन्होंने कहा भी लिटरली, अगर कोट अनकोट देखिए तो एयर मार्शल के वर्ड थे कि हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें, जो बोरोसिल वगैरह जो सब चीजें आ रही हैं, बोरॉन वगैरह जो आ रही हैं, तो इसका मतलब जो है कि वहां पर मार तो तगड़ी पड़ी है। और अब साथ साथ आप देखिए ना कि ये जो पलट के आने की जो इनकी आदत है, वो क्या करेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना है कि 26 लोगों को वहां पर पहलगाम में मारने के बाद जिस तरीके से हमारे नागरिकों पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, मदरसों पर उन्होंने 24 और लोगों की हत्या की है, निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की हत्या की, क्योंकि उनमें सेना से लड़ने का ना साहस है, ना कुव्वत है, ना वो क्षमता बची है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जो कमजोर आदमी होता है वो क्या करता है कि निहत्थे और दूसरे लोगों पर हमला करके अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। और जिस तरीके से वो डिनायल मोड में है, इससे साफ नजर आता है कि वो इसी तरीके की कुछ हरकतें करेगा। शायद इसीलिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हम अगर आप करेंगे, आज भी पीएम का जो बयान है, विनाश महाविनाश, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को अकल आएगी। वो कुछ ना कुछ फिदाइन करेगा, जरूर करेगा। अगर जफर इस्लाम साहब ऐसा होता है तो देखिए, हम IMF से चंदा मिलने में, उसको बेल आउट पैकेज मिलने में, तो हम अमेरिका की दगाबाजी की वजह से अपने आप को एब्सटेन करके भी पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि अब FATF में एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, जो भारत सबूत देगा पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं कि हम उसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्टेड करवा पाएं, तो आतंक के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी जीत होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की। देखिए, उसके चांसेस बहुत हैं, लेकिन कन्विक्शन से इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है अपने हिसाब। जैसे IMF ने कहा भाई हम इंडिपेंडेंट बॉडी है और हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है, तो आप एक लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हकीकत बता के, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमारे हद में है सबक सिखाना पाकिस्तान को, वो हमने सबक सिखाया है और आगे भी चेतावनी दी है कि हम सबक सिखाने में कोई भी
एक दो सेकंड के लिए सोचेंगे नहीं और सीधे उन पर वार करेंगे युद्ध की तरह। तो ये बहुत पहली बार ऐसा कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी ने बहुत पहली बार ऐसा डायरेक्ट मैसेज दुनिया को और पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दिया है। ऐसा आज तक कभी भी आप देखिए कि कभी भी हमारे जब भी चर्चा हुई उसमें हमने कभी भी इस तरह के डायरेक्ट मैसेज, ऐसा स्ट्रांग मैसेज कभी नहीं दिया। आज देश का हर नौजवान, हर जवान, हर ये चाहता है कि पीएम के साथ खड़े रहें और उनकी इस जो स्टैंड पर हम उनके साथ खड़े रहें और पाकिस्तान को ठोके। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए हम एक सिविलाइज नेशन है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे जी। ये बात पक्की है कि हम कभी भी जो भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा ये पॉज है, हम इसको ख़त्म नहीं किया अपना ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जी। एक और बात देखिए, वैसे एक्सपर्ट लोग ज़्यादा जानते हैं और जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है कि ये ब्लफ जो है न्यूक्लियर पावर है और इसका ब्लफ नहीं चलेगा, तो उसके पीछे भी हमने बहुत सारे काम किए होंगे। और अब पाकिस्तान को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान में तकनीकी तौर पर और जो हमारे सर्वेलेंस सिस्टम है और इंटेलिजेंस दोनों जो है उनसे बहुत बहुत आगे है। और दुनिया की कूटनीति में आज भारत का जो मुकाम है, पाकिस्तान उसको छूने का सपना भी नहीं सोच सकता है। इसलिए आज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है अगले कुछ क्षण तक तो इस तरह की नापाक हरकत नहीं करेगा, इसलिए कि उसे मालूम है कि जो बचे कुचे जो असीम मुनीर के दिन है वो पहले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसी गुस्ताखी की तो जवाब तो मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है और इस बात से पाकिस्तान कांप उठा है। ये बात बताऊं आपको, एक और बात बहुत पते की बताता हूं कि पाकिस्तान की अवाम, आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम अगर वहाँ भी प्रधानमंत्री खड़े हो जाए तो वो भी जीत जाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम समझती है कि हिंदुस्तान, और मैंने उन लोगों को सुना वहाँ पर टीवी पे, उन लोग कह रहे थे कि जब तक हम नहीं देखते थे हिंदुस्तानी चैनल तब तक हमें पता नहीं चलता था। आज हिंदुस्तान कितना आगे हमसे निकल गया है और इस लीडरशिप की वजह से निकल गया, कितना मजबूत बन गया है हर तरह से, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली और कूटनीति के हिसाब से। इसका अंदाज उनको नहीं था, अब जब अंदाज हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री की भारत ने उसको एक इंडिकेशन दे दिया है कड़े और बड़े शब्दों में। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।